नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हम पावर के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट देखिए, हमने कल पढ़ा था कि पावर, अगर किसी पाइप के कारण वाटर बाहर आ रहा है उसके कारण पावर क्या होगी। ऐसे ही अगर मान लो आप किसी टैंक से वाटर बाहर निकाल रहे हैं, उस केस में आपके पास पावर क्या होगी। पावर ऑफ ए वाटर पंप, है ना। तो उस केस में मान लीजिए आप यहाँ से वाटर को उठा रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे, ये टोटल h हाइट नीचे से आ रहा है और v वेलोसिटी से ये बाहर जा रहा है, राइट। पावर ऑफ ए वाटर पंप, इस केस में अगर मान लो किसी टाइम डीएम मास यहां से बाहर आ रहा है, आप कह सकते हो उसको वर्क डन टोटल क्या होगा। आप कह सकते हो नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किस किस का है, एक तो उस पंप का होगा, इसको ऊपर लिफ्ट करेंगे तो DmGH नेगेटिव वर्क डन होगा बाय ग्रेविटी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी DmV²। डीएम कोई मास है तो उस केस में आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, DWP इक्वल टू DmGH प्लस V²/2। जब आपको दिया हो इतनी डेप्थ से उठा रहे हैं, इस वेलोसिटी से वाटर बाहर आ रहा है, तो वर्क डन ये हो गया। तो पावर क्या होगा, dWP/dt इक्वल टू dm/dt इंटू GH प्लस V²/2 हो जाए। अगर उसे लिफ्ट कर रहे हैं, पावर फॉर जस्ट लिफ्ट द वाटर, उस केस में आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देन पावर आपके पास DmGH/dt हो। क्लियर। एक यहां से कई बार एफिशिएंसी आ जाती है। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100%। जैसे कहते हैं वो मोटर क्या 10 हार्स पावर की, तो इनपुट क्या हो गया 10 हार्स पावर। आउटपुट आप इस मेथड से, ये सब आउटपुट का फॉर्मूला था, आउटपुट इससे निकाल लोगे। ओके, तो इस तरह से आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। ओके, अगर इसी पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लो आपको कहता है कि कोई मोटर है, लिख लीजिए क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ ए मोटर या पंप is 75% and it is rated 400 watt. It is rated 400 watt. 400 watt. It is used to raise the water. It is used to raise the water through a depth to height 40 meter. Then find the total volume. Then find the total volume of water in 5 minutes. Then find the total volume of water in 5 minutes. देखो, रेटेड पावर का मतलब क्या है, आपको इनपुट पावर दी है। आप कह सकते हैं एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट बाय इक्वल टू 75% आपको गिवन है। तो आप कह सकते हैं कि आउटपुट पावर आपके पास क्या है 3/4 इनटू इनपुट कितना है 400, तो आपके पास क्या हो गया 300 वाट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, आउटपुट पावर को आप लिख क्या सकते हैं, इस आउटपुट पावर को आप लिख सकते हैं DmGH/dt।
इक्वल टू क्या हो गया 300। तो आपके पास यहाँ से अगर मैं सीधा लिखूँ इसे mgh/t से, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m इक्वल टू 300T/gh। तो वॉल्यूम क्या होता है मास बाय डेंसिटी। तो आपके पास 300T/ρgh आप लिख सकते हैं 300 इंटू 5 मिनट बाय रो कितना है 10⁻³ इंटू 10 इंटू h, कितनी डेप्थ से उठा रहे हो आप 40। ओके, तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 15। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना, उतने मीटर क्यूब क्या आ जाएगा इसका पावर आ जा सॉरी वॉल्यूम आ जाएगा। मेरी बात के लिए तो इस तरह पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने। ये आपका चैप्टर था वर्क एनर्जी पावर। मैं अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको और कराता हूँ मोस्टली वर्क से रिलेटेड, और फिर हम इसकी शीट एक्सरसाइज जो भी है स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको कुछ वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस बता। एक हमने कल आपको नहीं बताया कि वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है, राइट। एक पॉइंट रह गया था आपका, नोट डालकर लिख लीजिए। वर्क डन डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो सकता है बॉडी आपको रेस्ट में लगे, लेकिन किसी दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो उसका वर्क डन हो सकता है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक लिफ्ट है अपने पास और उस लिफ्ट के अंदर कोई बॉडी, लिफ्ट है ये रही, ये एक लिफ्ट है, इसके अंदर एक इनक्लाइन प्लेन है, इट इज़ मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अपवर्ड मोशन। यहाँ एक ब्लॉक रखा है विच इज़ एट रेस्ट, ये ब्लॉक आपके पास रेस्ट में है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ओके, ये एंगल थीटा है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 नॉर्मल इरेक्शन, एंड नंबर 3 फ्रिक्शन फोर्स इन t सेकेंड। ओके, t सेकेंड में आपने इस पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स, इस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर लगने वाले नॉर्मल का वर्क डन पता करना है। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, आपको पता है ये ब्लॉक क्या है, इसके रेस्पेक्ट रेस्ट में है, बट लिफ्ट मूव कर रही है, इस पर डाउनवर्ड क्या लगेगा mg। ओके, इस डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा नॉर्मल इरेक्शन लगेगा, विच इज इक्वल टू mg cos थीटा, एंड डाउनवर्ड इसका एक कंपोनेंट होगा जो क्या होगा mg sin थीटा, जो क्या प्रोवाइड कराएगा फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है। अब गौर से देखिए, आपके पास अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम से देखूं, t टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा s इक्वल टू वी टी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वी टी, और t टाइम में फ्रिक्शन क्या था कांस्टेंट था, वो f रहेगा, और नॉर्मल ये रहेगा, और mg आपके पास ये रहे। ये तीन फोर्स हैं आपके पास, राइट। ये थीटा एंगल पर था इधर,
ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल था तो वर्टिकल से क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो जाए। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब देखिए आपसे वर्क डन पूछा गया है यहाँ पर, तो वेरी सिंपल आप कह सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो क्या लिखोगे माइनस mgs। नेट फोर्स क्या है, कंपोनेंट नहीं ले रहा मैं नेट फोर्स ले रहा हूं, विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास क्या था माइनस mgvt। क्लियर। दूसरा देखिए वर्क डन बाय नॉर्मल क्या है, दोनों में एंगल कितना है थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो ns cos थीटा। n क्या है आपके पास नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, तो mg cos थीटा इंटू vt cos थीटा, तो आपके पास क्या हो गया mg vt cos स्क्वायर थीटा। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा, एफ क्या है आपके पास एम जी साइन थीटा वी टी साइन थीटा, तो आपके पास क्या है एम जी वी टी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये अलग अलग वर्क हो गए, लेकिन अगर आप देखें ये ब्लॉक क्या है रेस्ट में है ना, विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन क्या है रेस्ट में, देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन, तो नेट वर्क डन इस ब्लॉक पर क्या होना चाहिए जीरो ना, क्योंकि इस ब्लॉक की इनिशियली काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी भी v है, t टाइम बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी v, इसकी कौन सी होगी वेलोसिटी जो लिफ्ट की वेलोसिटी। इसका मतलब वर्क डन नेट जीरो होना चाहिए था, तो निकाल कर देख लें नेट वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ग्रेविटी क्या था माइनस एम जी वी टी प्लस एम जी वी टी, राइट, एन क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास जीरो हो जाएगा। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा जीरो हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है देखकर लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक नहीं है, ये 4-5 क्वेश्चन मिलाकर लिखा है मैंने। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक प्लांक है जिसका मास m है, m इक्वल टू 2m and length L is placed at rest on a smooth horizontal surface। ये आपके पास स्मूथ सरफेस। A small block of mass m is projected with velocity v naught from the left end, okay, from the left end। The coefficient of friction between the block and plank is mu, ये mu है, and its value is such that the block become stationary with respect to the plank before it reached the other end। ये इधर वाले एंड पर पहुंचने से पहले इसके रेस्पेक्ट रेस्ट में आ जाता है, इतनी है इसकी वेलोसिटी। देन फाइंड द टाइम एंड कॉमन वेलोसिटी व्हेन रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन बोथ स्टॉप्स। जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहेगी, मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, आपको वो टाइम फाइंड करना है। ये टोटली फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक एंड ऑन प्लांक ड्यूरिंग दिस टाइम। कौन सा टाइम, जब ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं उस टाइम तक वर्क डन पूछा है, दोनों पर अलग अलग, एंड नेट वर्क डन पूछा है। ओके, अब देखिए अगर मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, इसकी वेलोसिटी है इसकी नहीं है, तो ब्लॉक प्लैंक के रेस्पेक्ट रिलेटिवली क्या है फॉरवर्ड जा रहा है, तो प्लैंक पर इस पर सॉरी ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर होगा, ये ब्लॉक है, वेलोसिटी वी नॉट फॉरवर्ड है, फ्रिक्शन क्या होगा बैकवर्ड। अभी ये काइनेटिक है, और प्लैंक पर क्या होगा, प्लैंक पर ये फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा।
ये इसको मोशन देगा और ये इसकी मोशन को डिक्रीज करेगा और एक ऐसी वैल्यू आएगी दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसका मास आपको पता है कितना है, 2 है। अब देखिए इस पॉइंट पर यहां पर अपवर्ड क्या है, नॉर्मल लगेगा, डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg ना। तो यहां से फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आपको म्यू दिया है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू n होगा और आप लिख सकते हैं म्यू mg। इसका मतलब इसका रिटार्डेशन जो बैकवर्ड होगा और इसका एक्सेलरेशन जो फॉरवर्ड हो आप निकाल लेंगे। A1 क्या आ गया आपके पास, जो कि रिटार्डेशन है, फोर्स बाय नेट मास कितना हो जाएगा, म्यू जी। और A2 की बात करें तो A2 क्या हो जाएगा आपके पास, 2m मास है, तो F बाय 2m मतलब म्यू जी बाय, ये रिटार्डेशन है, ये एक्सेलरेशन है। आफ्टर टी टाइम अगर वेलोसिटी इक्वल हो जाती है तो v1 इक्वल टू v2 लिखेंगे। वेलोसिटी क्या है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मोशन क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसके लिए इनिशियली क्या था, v नॉट, रिटार्डेशन होने के कारण क्या है माइनस ए टी मतलब माइनस म्यू जी टी इक्वल टू, दूसरे के लिए देखिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है कितना, म्यू जी बाय 2, तो म्यू जी टी बाय 2 आप इधर लेकर जाएंगे, v नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 3 म्यू जी टी बाय, इसका मतलब t की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 म्यू v नॉट बाय 3। ये आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्लियर। अब इतना टाइम है तो वेलोसिटी किसी एक की निकाल लो, वही दोनों की कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं म्यू जी बाई 2 इंटू टी कितना है, 2 वी नॉट बाई 3 म्यू जी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी नॉट बाय 3 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब देखिए वर्क डन निकालना है ब्लॉक के लिए। फॉर ब्लॉक देखें, ब्लॉक के लिए वर्क डन कौन कर रहा है, इस पर वर्क कर कौन रहा है, केवल फ्रिक्शन ही तो कर रहा है। mg डाउनवर्ड है और ये ऊपर को अपवर्ड है। कर कौन रहा है, केवल और केवल कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, किसके लिए, ब्लॉक के लिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक की, क्या होगी 1/2 m, फाइनल वेलोसिटी v1 स्क्वायर और इनिशियली क्या थी, तो आप लिख सकते हैं क्या होगा 1/2 m, v1 क्या है, v नॉट स्क्वायर बाय 9 माइनस v, ये v1 था और ये सॉरी v नॉट था, तो v नॉट क्या था, v नॉट ही था। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v नॉट इसकी। ओके, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल क्या है v1, तो क्या होगा 1/2 m फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। तो क्योंकि और फोर्स कोई वर्क कर नहीं रहा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। तो उस बॉडी पर और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी डाउनवर्ड, वर्क डन 0, नॉर्मल अपवर्ड, वर्क डन 0। तो आपके पास क्या आ गया, -8 वी नॉट स्क्वायर बाय 9, 8 से ये कैंसिल हो गया, -4 m वी नॉट स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं प्लैंक के लिए बात करूं तो फॉर प्लैंक क्या हो गया, प्लैंक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन, वहां पर भी केवल फ्रिक्शन का ही हो जाएगा। ये नेगेटिव आया है जो शो करता है कि फ्रिक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसका पॉजिटिव आएगा बिकॉज फ्रिक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन यहां फ्रिक्शन कितना आ जाएगा प्लैंक के लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 थी, फाइनल v2 वेलोसिटी है तो 1/2 कैपिटल m v2 स्क्वायर, और कैपिटल M का मास कितना था 2m था, और v2 आपको कितना दिया है v नॉट बाय 3, तो ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा और कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। अब नेट वर्क डन पूछा है, नेट निकालने के 2 तरीके हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। नहीं ऐड करना तो पूरे सिस्टम पर देख लीजिए, पूरे सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वही वर्क डन होगा। ओके, इनिशियली वेलोसिटी सिस्टम की v नॉट थी, फाइनल रिलेटिव 0 हो जाएगी बिकॉज v1 v2 क्या है, सेम है। नहीं तो आप अलग अलग करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपने पास 3 क्वेश्चन है, देखिए 3 क्वेश्चंस है। क्या क्या है देखिए। फर्स्ट देखिए, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। वैसे तो हम इनको बाय डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन हम इनका एक डायरेक्ट मेथड भी यूज करेंगे। आपको दिया है कि एक वर्टिकल रॉड है, ए वर्टिकल रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। क्या है? ए वर्टिकल रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l is lying vertically. If at the bottom potential energy is taken 0, then find the potential energy of rod. वैसे तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास से, कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसके मिड पॉइंट पर है, जिसकी लेंथ क्या है L/2। हम मानते हैं कि टोटल वेट यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास वो क्या होगी, mgL/2 होगी, राइट। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि u माइनस u नॉट इक्वल टू mgL/2, तो u इक्वल टू क्या होगा, mgL/2। वैसे अगर देखें तो मान लीजिए मैं यहाँ एक एलिमेंट लेता हूँ y हाइट पर और dy हाइट का एक एलिमेंट लेता हूँ, तो इस एलिमेंट का मास मेरे पास क्या आ जाएगा। अगर मैं इस एलिमेंट का मास निकाल लूँ तो dm इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट ना। यूनिट लेंथ का मास मतलब l लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का m/l और dy लेंथ का इनटू dy। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, du इक्वल टू dmg y, क्योंकि ये कहाँ पर है, y हाइट पर है, तो आप लिख सकते हो mg/l y इंटू dy। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो u नॉट इक्वल टू 0 से u तक करूंगा, तो mg/l y dy कहाँ से, 0 से लेकर l तक। तो y का इंटीग्रेशन क्या हुआ, y²/2, इधर से क्या आया, u माइनस 0 इक्वल टू mg/l इंटू l²/2 माइनस 0, l से l कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, mgL/2 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक रॉड दी है जिसका मास m है, लेंथ जिसकी 2a है, ब्रेथ क्या है, a है। फाइंड द वर्क डन टू इरेक्ट ऑन इट ब्रेथ। अब इसको वर्टिकली खड़ा करना है ऐसे, इससे इस कंडीशन में लाने में कितना वर्क डन होगा। ये आपके पास क्या हो गया, A, और ये क्या हो जाएगा आपके पास B। तो आपको वर्क डन पूछा है। अब देखिए आपने एक बात पढ़ी थी वहां कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी कोई फोर्स लग रहा है बॉडी पर कंजर्वेटिव, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, तो आप लिख सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, क्योंकि इसके अपोजिट लगाओगे तो वो क्या होगा, प्लस W। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। और फाइनल यहां है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सॉरी ये था, जो मिड पॉइंट पर होगा ये हाइट क्या है, A है। वैसे ही आप निकाल सकते हो रॉड की तरह, नहीं जरूरत आपको, आपने याद रखना है किसी भी रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, रॉड की बात करें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो मास का तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होता है। इसकी हाइट 2a है तो सेंटर ऑफ मास 2a होगा, तो आप लिख सकते हैं क्या होगा, mg इंटू हाइट 2a है तो सेंटर ऑफ मास a पर होगा, तो कितना आ गया, a माइनस इनिशियली देखें तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर था, जो कितनी हाइट पर था, टोटल a थी, तो ये कितना हो गया, a/2, तो mg a/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, mg a/2 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। तो ये आपके पास वर्क डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mg a/2। ध्यान रखना जब तक वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात ना करे, इसका मतलब एक्सटर्नल की कर रहा था, एक्सटर्नल, क्योंकि वर्क डन देखो ग्रेविटी नीचे लग रही है, हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, माइनस वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटी, और जो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक ऐसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि चेन ऑफ लेंथ L इज एंड मास M इज लाइंग, मास M लाइज ऑन ए स्मूथ सरफेस एज शो इन फिगर, और ये क्या है, स्फेरिकल है। इसकी रेडियस दी है आपको यहाँ, ये R रेडियस का हेमिस्फीयर है। ओके, देन फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। रेफरेंस आपको बेस लाइन लेनी है। रेफरेंस का मतलब जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखना ऑलवेज डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के लिए किसी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, सेम रहता है। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए। अब इसको डिफाइन करने के लिए मैंने रेफरेंस लाइन से मैंने किसी हाइट पर, कितनी हाइट ली मैंने, y हाइट ली, और वर्टिकल से एंगल मान लो थीटा है, और यहां एक मैंने dl लेंथ का एलिमेंट ले लिया। ओके, और इसका मैंने खुद का एंगल क्या ले लिया, d थीटा ले लिया। अब अगर मैं इस dl की बात करूं तो dl इक्वल टू क्या होगा आपके पास, r d थीटा होगा। dl इक्वल टू क्या होगा, r d थीटा। अब इसका मास पता करना है मुझे, तो मैं लिख सकता हूं dm इक्वल टू क्या होगा, m बाई l इंटू dl। कोई कंफ्यूजन? ये आपके पास dm मास हो जाएगा। क्लियर? अब ग्राउंड से y हाइट पर अगर हम बात करें तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, du इक्वल टू क्या लोगे आप, आपके पास आ जाएगी mg r बाई l डी थीटा इंटू वाई आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन? मास क्या था, mgr डी, क्योंकि इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी वैसे क्या होनी चाहिए, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू होगा mgh लेते हैं। ये इनिशियल मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर जीरो है, तो उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, du फाइनल इक्वल टू mgh। और m आपके पास क्या है, m आपको गिवन है कितना, m बाई एल r डी थीटा। ओके, और आपके पास g थाई था और इंटू वाई। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से ये y निकालना है। अब ये थीटा तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, थीटा। तो आपके पास y का मतलब बेस है, तो अब y बाई r, r रेडियस है, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, r कॉस। तो उस केस में आपके पास du इक्वल टू क्या हो गया, mg r स्क्वेयर कॉस थीटा डी थीटा बाय एल। मेरी बात क्लियर? तो आपके पास ये आ गया कॉस थीटा में। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, थीटा के साथ चेंज है, थीटा यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इस हाइट इस एंगल तक देखेंगे, और मान लो ये पूरा एंगल अल्फा है, यहां तक का पूरा एंगल क्या है, अल्फा। आप इस अल्फा को क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस लिख सकते हैं। और आर्क की लेंथ दे रखी है, चेन की लेंथ कितनी है, l, और रेडियस आपके पास कितना है, r। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, u इक्वल टू इंटीग्रेशन u du क्या आया, mg r स्क्वेयर बाय l कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम जीरो टू अल्फा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन होता है, तो साइन थीटा फ्रॉम जीरो टू अल्फा। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ गया, साइन अल्फा, mg r स्क्वेयर बाई l इंटू साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, l बाई r। तो u इक्वल टू क्या हो गया, mg r स्क्वेयर बाई l इंटू साइन l बाई r। ये आपके पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, किसकी,
इस चेन की हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ये दो ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक्स के लिए आपसे क्या पूछता है, देखिए, द ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg and 6 kg connected by a light spring of stiffness मतलब constant K equal to 200 Newton per meter are kept on a smooth horizontal surface are shown in figure. What should be the initial compression of spring so that the system will be about to break off the surface after releasing the block M1? जैसे आप इसको नीचे पुश करके छोड़ोगे तो उस केस में ये ऊपर उठ जाए, उसके लिए आप कितना कंप्रेस करोगे वो पूछ रहा है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को देखिए, पहली बात, जब ये इसको कांटेक्ट छोड़ेगा तो इस पर ऊपर को कोई kx लगना चाहिए, नीचे को वेट 60 न्यूटन। तो जब kx 60 न्यूटन के बराबर होगा उस केस में ये इसका कांटेक्ट छोड़ देगा। मेरी बात क्लियर? जब kx इक्वल टू 60 होगा तो ये कांटेक्ट छोड़ देगा, लेकिन वो कब होगा, ये फोर्स ऊपर को कब लगेगा? जब देखिए आपको बताया था स्प्रिंग कंप्रेस होगा, फोर्स क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, तो स्प्रिंग से बाहर की ओर नीचे की ओर लगेगा। जैसे वो मीन पोजीशन से ऊपर जाने लगेगा तब जाकर उस पर ये फोर्स लगेगा। पहले आप इसका डायग्राम बनाएं। ये आपके पास 6 kg था, ये इसकी मीन पोजीशन थी, राइट। आपने इसे कंप्रेस किया है, मान लो आप इसे कंप्रेस करते हो और वही कंप्रेशन आपसे पूछा गया है, आप इसे यहां तक कंप्रेस कर देते हो, राइट। लेकिन ये कब छोड़ेगा, ये तब छोड़ेगा जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने लगेगा मीन से, तब फोर्स ऊपर को लगेगा ना। जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे फोर्स क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, और जब एक्सपेंड करेंगे तो अंदर, इस पर अंदर की ओर लगेगा, तभी इस पर ऊपर, यहां से क्या लगेगा, ऊपर की ओर, यहां से नीचे की। वो कब लगेगा, जब वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सपेंड, ये उसकी मीन पोजीशन, राइट। आपने इसे कंप्रेस किया है, मान लीजिए ये मीन पोजीशन, ओके, ये आपके पास ब्लॉक, आपने इसे कंप्रेस किया है, कितना, x1 किया है, और इस मीन पोजीशन से ये x2 ऊपर उठ गया है। जब ये मीन से ऊपर जाने लगेगा तो यहां फोर्स अंदर को, यहां ऊपर को लगेगा, ऊपर को लगेगा तभी वो इस 6 kg को क्या करेगा, लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। जब ये x2 डिस्टेंस तक जाता है, और x2 क्या है, ये है वो x2, इसे लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, kx2, तो kx2 कितना होगा, इसके वेट को बैलेंस करे, मतलब x2 क्या होना चाहिए, 60/10 200 मतलब 0.3 मीटर होना चाहिए। मेरी बात क्लियर, मतलब 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको पता क्या करना है, ये पता करना है, ये x2 नहीं है, ये x1 है। आपको x1 पता करना है कि आप उसे कितना कंप्रेस करो। मेरी बात क्लियर? अब देखिए इस ब्लॉक की मोशन देखेंगे, ये तो अभी रेस्ट में है, ये ब्लॉक अपनी इस पोजीशन से गया है जो x1 थी और यहां तक गया है, तो आप उस ब्लॉक के लिए लिख सकते हो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब गया था तब रेस्ट में था, ऊपर भी रेस्ट में है, तो चेंज इन काइनेटिक, यहां भी क्या था, रेस्ट से छोड़ा था इसको, और यहां जाकर भी ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। वर्क कौन करेगा, उस ब्लॉक के लिए ग्रेविटी करेगी और उससे अटैच्ड स्प्रिंग करेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ऊपर जा रहा है, वेट नीचे को था, तो क्या लिखोगे, -20, 20 क्या है, इसका वेट है 20 न्यूटन। और कितना डिस्प्लेस हुआ है, यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ है वो आपके पास
x1 प्लस x2, तो वर्क डन क्या होगा माइनस mg डिस्प्लेसमेंट, mg क्या है 20 और डिस्प्लेसमेंट है x1 प्लस x2। अब स्प्रिंग का वर्क डन देखिए 1/2 के, आपने पढ़ा था वर्क डन बाय स्प्रिंग पढ़ा था, क्या पढ़ा था 1/2 के x1 स्क्वायर माइनस 1/2 के x स्क्वायर 2 स्क्वायर पढ़ा था। इनिशियली माइनस x1 थी, बाद वाली प्लस x2 थी, तो माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर हो जाएगा, ये x2 स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं x1 स्क्वायर और माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू, इसको उठाकर उधर ले जाएं तो आपके पास क्या आ गया 1/2 इंटू 200 के की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए को क्या लिखेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो x1 माइनस x2 x1 प्लस और इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या है 20x1 प्लस, आप कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 कैंसिल हो जाएगा, ओके ये कैंसिल हो गया आपके पास 100 से, और ये 1 0 इधर कैंसिल होगा, आप इसको उधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए मैं इधर लिख देता हूं x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये 10 इधर ले आया मैं 0.2 हो जाएगा। तो आपके पास x1 क्या है x2 प्लस 0.2 है, और x2 आपने क्या पढ़ा था 0.3 पढ़ा था, तो इसका मतलब ये 0.5 या 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप इनिशियली 50 सेंटीमीटर कंप्रेशन करोगे तो ये क्या है उसका कांटेक्ट छोड़ देगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, द सिस्टम शो इन फिगर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट with mass 2 kg in contact with the ground, pulley and spring are massless and friction is absent everywhere. The speed of 5 kg block when 2 kg block leave the contact with the ground is, k की वैल्यू दे रखी है और g की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए इस केस में क्या होगा, जब आप इसकी बात करेंगे तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जब 2 kg का ब्लॉक ग्राउंड का कांटेक्ट छोड़ेगा, उस केस में उस पर ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स मिनिमम उसके वेट के इक्वल होना चाहिए, तभी वो उसका कांटेक्ट छोड़ेगा। मेरी बात क्लियर? 2 kg का ब्लॉक ग्राउंड का कांटेक्ट तभी छोड़ेगा जब उस पर अपवर्ड फोर्स उसके वेट के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन 2 kg block leave the contact, then minimum tension should be कितनी होगी, T इक्वल टू 20 न्यूटन होनी चाहिए। और अगर इसमें 20 न्यूटन लगी टेंशन तो आप कह सकते हैं कि ये टेंशन क्या होगी, इसके अंदर kx होगा, तो इसका मतलब kx इक्वल टू क्या होगा 20 न्यूटन होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं x इक्वल टू 20 बाय k 40, मतलब 1/2 मीटर इसके अंदर क्या होगा एक्सपेंशन होगा। अब मैं अकेले इस ब्लॉक की बात करता हूं, ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से जुड़ा था, ऊपर का मैं डायग्राम नहीं बना रहा, ये 5 kg था, ये एक्सपेंड हो गया है, यहां पहुंच गया। इस केस में इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, इसमें टोटल एक्सपेंशन कितना है आपके पास x है। तो इस केस में इस ब्लॉक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे, ब्लॉक विद स्प्रिंग, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा mgx, m क्या है 5 इंटू जी कितना है 10 इंटू एक्स। क्लियर? स्प्रिंग फोर्स क्या होगा नेगेटिव होगा, -1/2 k x स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 1/2 mv स्क्वायर। आपके पास x की वैल्यू क्या है 1/2, तो 50 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 40 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू 5 v स्क्वायर।
1/2 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया 5v² इक्वल टू ये 10 से कैंसिल हुआ तो ये कितना बचा 40। तो v² इक्वल टू कितना हो गया 40 इंटू 5 200। तो आप लिख सकते हैं v इक्वल टू 10√2 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए इसका रिजल्ट आ जाएगा 10√2। बाकी आप इसकी कैलकुलेशन और चेक कर लीजिएगा। मेरी बात क्लियर? एक बार इसको कैलकुलेशन चेक कर लेना, दोबारा फिर देख लीजिए। जब ये कंटैक्ट छोड़ेगा तो ऊपर को मिनिमम टेंशन T होगी जो इसके वेट को बैलेंस करेगी। वेट इक्वल बैलेंस कितने से किया 20 से, तो टेंशन इक्वल टू 20। ये इसके टेंशन क्रिएट तब होगी जब इसमें एक्सपेंशन होगा। अगर x एक्सपेंशन हुआ तो kx इक्वल टू 20 आ जाएगा। k की वैल्यू आपको 40 दी है, 20/40 क्या हो गया 1/2। अब ये ब्लॉक यहां से यहां आया है तो टोटल इसमें डिस्प्लेसमेंट x आया। जितना स्प्रिंग में एक्सपेंशन उतना ही इसमें डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया 50 इंटू एक्स, एक्स कितना है 1/2 माइनस इसका 1/2 kx²। k आपको 40 दिया था, x 1/2 तो 1/4 और इक्वल टू 1/2 5v²। ओके सॉरी ये गलत कर दिया, ये 5v² इधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आएगा 8 आ जाएगा। ओके तो आप v इक्वल टू लिख सकते हैं 2√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। हाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ये कोई स्प्रिंग है कांस्टेंट k का जो एक ब्लॉक से है, जिससे एक ब्लॉक हैंगिंग है और एक अनदर ब्लॉक ऑफ मास m is moving upward with the velocity v, collide with a perfectly inelastically collide। कोलिजन भी कैसी है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ओके उसके बाद ये इसे कंप्रेस करेगा राइट। तो आपको इस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ब्लॉक A दैट सच दैट स्प्रिंग जस्ट अटेन इट्स नेचुरल लेंथ। ओके ये वेलोसिटी v बताओ जिससे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाए। देखिए आपके पास इनिशियली अगर मैं बात करूं तो ये एक्सपेंड था और इक्विलिब्रियम में था। नीचे को इस पर क्या लगा mg, ऊपर को क्या लगा kx0 और ये इतना इसमें ये मीन पोजीशन थी इसकी, ये x0 इसमें एक्सपेंशन था, ये नेचुरल लेंथ है। तो आपके पास kx0 इक्वल टू क्या था mg, मतलब x0 आपके पास क्या था mg/k। अब क्या था जो नीचे से दूसरा ब्लॉक जा रहा था ये ब्लॉक किसी v वेलोसिटी से जा रहा था, ये इसके साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है। तो जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करेगा उस केस में ये दोनों ब्लॉक एक ही हो जाएंगे और ये v' स्पीड से जाने लगेंगे जब v1 स्पीड से जाने लगेंगे। मेरी बात क्लियर? और वो कह रहा है कि इस v की वैल्यू इतनी हो कि जस्ट ये यहाँ पहुँच जाए। इसका मतलब जैसे ही स्प्रिंग इस पोजीशन पर जाएगा तो उस केस में इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए 0 हो जाए। क्लियर? तो वो अपने नेचुरल लेंथ में पहुँच गया, उसके बाद जस्ट फिर वो नीचे वो आगे का प्रोसेस है, हम उसकी बात नहीं करें। तो क्या था ये ब्लॉक इनिशियली हैंगिंग था A, जिसके कारण इसकी नेचुरल लेंथ में x0 एक्सपेंशन हुआ और वो इक्विलिब्रियम में कितना है kx0 इक्वल टू mg, x0 इक्वल टू mg/k एक्सपेंशन था इसमें। अब यहाँ से एक ब्लॉक को नीचे से प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी से जो इससे परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन करेगा। तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। इस v1 वेलोसिटी से जो ऊपर जाएगा इस v1 या यूँ कहें इस v की वैल्यू इतनी हो कि ये जस्ट अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंच जाए, उसमें जाकर इसकी वेलोसिटी चाहे 0 हो जाए फिर वापस नीचे आने लग जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो आपको इस v1 या v की वैल्यू पता करनी है। मेरी बात क्लियर? आपको पता है? देखिए कोलिजन के केस में आपको पता है, पढ़ा है आपने
कि मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इनिशियली मोमेंटम क्या था आपके पास, एक ब्लॉक का mv था, दूसरे का 0 था। फाइनल दोनों साथ साथ मोशन करेंगे तो 2m इंटू v1, तो v1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, v/2 आ जाए। क्लियर। अब देखिए यहां से इस कंडीशन तक जाने पर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी होगी। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां से यहां तक के लिए जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा, वर्क डन क्या है आपके पास, ये ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं और कितना ऊपर जाएंगे, ये x0 ऊपर जाएंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, क्या होगा, -2mg(x0). -2mg क्यों, क्योंकि मास कितना है 2m और ऊपर की ओर जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव। स्प्रिंग की बात करें, एक्सट्रीम से मीन जा रहा है, याद करो मैंने बताया था मीन से एक्सट्रीम के लिए वर्क डन नेगेटिव होता है, एक्सट्रीम टू मीन के लिए वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो आपके पास क्या आएगा, +1/2 मास कितना, सॉरी k x0² इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली में थी, फाइनल 0 होगी, तो 0 माइनस 1/2 मास कितना है 2m v1²। ओके, आपके पास x0 की वैल्यू क्या है, अभी पढ़ी थी आपने, mg/k थी, तो क्या आ गया, -2mg इंटू mg/k प्लस 1/2k mg/k का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू -m, v1 आपके पास v/2 था, तो v²/4। आपको v पता करना है, आप लिख सकते हैं, यहाँ से आपके पास -2m²g²/k और प्लस m²g²/2k माइनस mv²/4। आपके पास 2k एलसीएम आएगा, तो 2 2 4 हो गया, माइनस का 4 है, प्लस का 1 है, तो आपके पास माइनस का 3 बच जाएगा। ये कितना बचा आपके पास, -3m²g²/2k इक्वल टू माइनस mv²/4। ये कैंसिल हो गया 2 से, ये m से m कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव, तो आपके पास v² इक्वल टू क्या हो गया, 6mg²/k। तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, √6mg²/k आ जाएगी। मेरी बात क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क का कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं एडिशनल। ओके, ये आपका चैप्टर था वर्क, एनर्जी और पावर। क्लियर। इसके बाद देखिए हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आज देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके, देखिए आपके पास जो एक्सरसाइज वाली शीट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको फर्स्ट स्टेज के ही देख लीजिए। अभी फर्स्ट स्टेज में देखिए क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन पुशेस ए वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज। देखिए वॉल को पुश कर रहा है लेकिन उसे डिस्प्लेस नहीं कर रहा, इसका मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब आप कह सकते हैं वर्क डन भी नहीं होगा, तो वर्क डन विल बी 0। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहता है, ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion of the body। देखिए
आपके पास 5 न्यूटन फोर्स है, तो डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो आप कह सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 वर्क डन है बाय फोर्स। फोर्स आपके पास कितना है 5 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो 1/2, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। आपको गिवन है कि फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू क्या है 5i कैप प्लस 3j कैप, और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है ओरिजिन से आर तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 2i कैप माइनस j कैप है, तो वर्क डन क्या होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट I डॉट I1 J डॉट J1, तो कितना हो गया 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 7 जूल हो जाएगा। आंसर क्या होगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए 30 ग्राम पार्टिकल इन सच ए वे दैट पोजिशन आपको दी है, क्या दी है x इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। वर्क डन पूछा 4 सेकंड में, वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx बाई dt, आप क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। आपको पता है t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगी v1 इक्वल टू 3 मीटर, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या होगी v2 इक्वल टू 3 माइनस 32। ओके, 3 माइनस 32 प्लस 3t स्क्वायर मतलब 4 4 48, तो ये कितनी बच गई 19 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1। तो आप लिख सकते हैं मास कितना दिया है आपको, मास दिया है 30 ग्राम, v2 स्क्वायर 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 90 माइनस 3 और 90 प्लस 3। आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। The work done against gravity in taking 10 kg mass at one height in 1 meter height in 1 second। देखो आपके पास वर्क डन क्या होता है mgh होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, तो नेगेटिव होगा ये, आप m की वैल्यू आपको दी है 10, g कितना है 9.8 और ये 1, तो कितना हो गया 98 जूल हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। आपको फोर्स दिया है डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स आपको क्या दिया है 6i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस xk कैप है, और उसने कहा है कि वर्क डन 0 है। वर्क डन क्या होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हैं 6 इंटू 2 12 माइनस 6 और माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेवंथ नंबर क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन इतने टू इतने और फोर्स आपको इतना दिया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास r2 माइनस r1 होता है, तो आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है 14 माइनस 3 कितना हो गया 11i कैप, 13 माइनस 2 कितना हो गया 11j कैप, और 9 माइनस 6 कितना हो गया 15। क्लियर, तो आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या दिया है आपको, फोर्स दिया है 4i कैप प्लस j कैप और प्लस 3, तो आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो गया i डॉट I1 44, 1 डॉट 1 11 और 45 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 100 जूल हो जाए। सेवंथ के बाद एट्थ देखिए। 2 bodies of masses 1 kg and 5 kg are dropped gently from the top of a tower at a point 20 centimeter from the ground. Both the body will have the same। देखो 20 सेंटीमीटर से ड्रॉप करोगे
तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का है, दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, दोनों का मोमेंटम अलग अलग होगा, बिकॉज दोनों का मास अलग अलग है। मोमेंटम क्या होता है, mv होता है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, 1/2 mv स्क्वायर। दोनों की टोटल एनर्जी mgh m डिफरेंट होने के कारण भी डिफरेंट होगी। आंसर आपके पास थर्ड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। A cord is used to lower vertically a block of mass m by a distance d with a constant downward acceleration g by 4. Work done by the cord on the block is, देखो ये कोई ब्लॉक है, इस पर नीचे को वेट लग रहा है, ऊपर को इस पर टेंशन है, ये नीचे को आ रहा है g/4 एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए अगर नीचे को एक्सेलरेशन a है तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mg माइनस टी। तो इसका मतलब t आपके पास क्या होगा, mg माइनस ma। तो आप लिख सकते हैं t इक्वल टू mg माइनस mg/4। तो आपके पास 3mg/4। अगर टेंशन इतनी है तो वर्क डन क्या हो गया, माइनस TD हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट नीचे को है, टेंशन अपवर्ड है, तो आपके पास क्या आ गया, -3mgd/4। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन में आपको गिवन है एक टू स्प्रिंग्स हैव देयर फोर्स कांस्टेंट एज K1 एंड K2 और K1 इज ग्रेटर देन K2 व्हेन दे स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स। F1 और F2 सेम है, इसका मतलब आपके पास K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2 है। ओके, अब वो कह रहा है देन नो वर्क इज डन इन केस ऑफ बोथ द स्प्रिंग, इक्वल वर्क इज डन इन केस ऑफ बोथ द स्प्रिंग, मोर वर्क इज डन इन द केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग, मोर वर्क इज डन इन फर्स्ट स्प्रिंग। वर्क डन क्या होता है, 1/2 kx स्क्वायर होता है। ओके, ये K1 x1 इक्वल टू K2 x2 इक्वल टू F है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k² x²/2 k लिख सकता हूँ। मैंने k से मल्टीप्लीकेशन किया, kx को फोर्स लिखते हैं तो F² क्या लिखेंगे, 2k। दोनों के लिए फोर्स सेम है, k डिफरेंट है, तो वर्क डन क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k होगा। जिसका k ज़्यादा है उसका वर्क कम हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं W1 कम होगा, W2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब जिसका k कम है, कम किसका, सेकंड का, तो वर्क डन इज मोर वर्क इज डन इन द केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन। देखिए the potential energy of a certain spring when stretched through a distance s is 10 joule, the amount of work that must be done on the spring to stretch it through an additional distance s। देखिए s डिस्टेंस तक वर्क आपके पास है और s और खींचने के लिए वर्क कितना होगा उसकी बात कर रहा है। देखिए W इक्वल टू क्या है, 1/2 kx² आपको दिया है, s को मैंने x लिख लिया, इक्वल टू 10 है। जब x और उसको स्ट्रेच कर देंगे तो और वर्क डन कितना हो गया, 1/2 k 2x² और इनिशियली क्या था 1/2 k। फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस देख लेंगे अपन, तो कितना हो गया 1/2 k 4x² माइनस x², तो कितना हो गया 3 × 1/2 kx², और kx² की वैल्यू 10 है, तो कितना हो जाएगा 30 जूल हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, A body of mass 3 kg is under a force s equal to t³/3। फाइंड द वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड। वही वेलोसिटी निकाल लोगे ds/dt, क्या आया 3t²/3, तो कितना आ गया t²। उसने कहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है 0 और t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी क्या है 4, तो वर्क डन क्या होगा 1/2 mv² माइनस v1। तो क्या आ गया 1/2 m कितना है आपके पास 3 और 2 4 का स्क्वायर 16, तो आपके पास ये कितना आ गया 24 जूल आ जाएगा।
नेक्स्ट है स्प्रिंग को x इक्वल टू 0 से x1 तक स्ट्रेच किया गया है तो वर्क डन क्या होगा 1/2k x1 स्क्वायर, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। ओके, तो आज एक बार हम इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बचे हुए जितनी भी शीट के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।